स्टडी चैनल को। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं आपकी बार रेलवे पर, और स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन एकेडमी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी जेई और ये सभी एग्जाम्स के लिए, मतलब ये दो ही एग्जाम्स नहीं है, ये जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है और जानदार होने वाला है। आपकी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि एग्जाम से पहले उनको एक बार रिवाइज कर लें, लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो उस समय को बचाने के लिए ये क्लास आपके लिए इतनी हेल्पफुल होने वाली है कि आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि आपने आज कितना कुछ दिमाग में रिवाइज किया है, यानी कि पुरानी जो चीजें जो जंग लगी हुई हैं उनको हटाया है। तो मेरे साथ जुड़ जाइए और उम्मीद करता हूं कि इस बेहतर क्लास का बेहतर तरीके से उपयोग आप कर सकें। आज का दिन आपके लिए बहुत खास है क्योंकि मैं आपको आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूं ये देख लीजिए। अभी हम ऑल फॉर्मूला रिवीजन करेंगे 11 से 12, यानी कि 1 घंटे पूरे हम पूरे रिवीजन करने वाले हैं फॉर्मूलाज का। ठीक है ना? साउंड वाउंड सब आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? ठीक है। और उसके बाद हम 12:30 बजे क्या करेंगे? 12:30 बजे हम एपीजीपी पढ़ने वाले हैं, समांतर श्रेणी और गुरुत्तर श्रेणी। ठीक है गाइस, क्लियर हो रहा है? और 10:30 बजे, रात को 10:30 बजे क्या करने वाले हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी, जो क्वेश्चन आते हैं ना डीआई के, आंकड़े हैं, पर्याप्तता के, उन सबको पढ़ने वाले। तो ये पूरा प्लानिंग है। अब यार, इससे बेहतर आप क्या करोगे बताओ मेरे को? आपको पढ़ना है ना, तो बस ध्यान से पढ़ो, बस मजे से पढ़ो। ठीक है गाइस? दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आज मैं आपको ऑल फॉर्मूला रिवीजन करवा रहा हूं। ये कहना चाहता हूं कि चुपचाप क्या करना है? चुपचाप, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, उनको देखते रहना है बस। कुछ भी मतलब ज्यादा बोलना नहीं है, चैटिंग वेटिंग ज्यादा कुछ नहीं करनी है, आपको सीधा फोकस करना है इस क्लास पे, तभी आप चीजों को अपने अंदर ढाल पाओगे और कर पाओगे। क्लियर है? वादा करो मुझसे कि कुछ भी नहीं कहोगे ज्यादा, बस आपको पढ़ना है, जो पढ़ेंगे वो रुके रहे बस। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करता हूं। पहली और सबसे फटाफट से सब लोग पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि फिर बीच में हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं बीच में। चीजों को बहुत आसानी से करने वाले हैं और सब चीजें समझने वाले हैं। जल्दी से बताओ। हाँ, मीन मॉडियम भी पढ़ने वाला हूँ, चंदन अभी पढ़ाऊंगा, मीन मॉन मीडियन अभी पढ़ाने वाला हूँ इसी क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहली स्लाइड हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। तो अलजेब्रा की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज ये होती हैं, सबसे बड़े फॉर्मूलाज होते हैं ये, और इनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। वैसे सबको आता होगा। a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b² होता है। अब रिलेशन कुछ भी आ सकता है ना। अगर आपके पास a² + b² निकलवा रहा हो और आपको कोई भी a + b का एडिशन दे रखा हो, तो आप क्या करोगे? इसमें से ये माइनस कर दोगे, तो इसका यूटिलिटी यहां से निकल के आती है। सेम काम a - b के होल स्क्वायर के साथ होगा, a - b के होल स्क्वायर के साथ होगा, है ना? a² - 2ab + b²। अगर आपसे बोल दिए कि भाई आपको ये निकालना है, तो आपको ये दे देगा a - b, और आपको a² + b² दे देगा। तो मतलब कुछ भी देकर कुछ भी निकाल लेगा, लेकिन ये याद तो होना चाहिए ना, ये तो पता तो होना चाहिए, है ना? एनटीपीसी तो चल रहा है ना, एनटीपीसी में कराऊंगा, चिंता क्यों कर रहे हो? एनटीपीसी खत्म थोड़ी ना किया, अभी तो दोबारा से अरिथमेटिक पढ़ाऊंगा, दोबारा से पूरी अरिथमेटिक कराऊंगा, दोबारा से पूरा कोर्स करवाऊंगा, सब्र करो। चलो, a + b का होल क्यूब क्या होता है? a + b का होल क्यूब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। a³ + b³ + 3ab * a + b, ये आपके अलजेब्रा में लगता है, तो इसको आप दिमाग में रखें कि a + b का होल क्यूब क्या होता है। a - b के होल क्यूब में जब इस मोहल्ले में प्लस है तो पूरे मोहल्ले में प्लस प्लस है। अगर यहां पर माइनस है तो b की जगह -b रख दोगे तो पूरा माइनस माइनस हो जाएगा। तो याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि माइनस का क्या होता है, बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि माइनस है तो पूरे में माइनस है। क्लियर है? चलिए, अब a³ + b³ क्या होता है आप जानते होंगे, a + b a²। बस इतना ध्यान रखें, यहां पर -ab आता है और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। यहां पर मान के चलो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे बनते हैं दोस्तों, मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चन का भी रिव्यू कराता जाता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि मान के चलो आपको दे दिया 947 और 153, 947 का क्यूब और 153 का क्यूब, ऐसे दे दिया आपको, और आपको नीचे दे दिया 947 का स्क्वायर माइनस 947 इंटू 153 प्लस 153 का स्क्वायर। आंसर बताओ, आंसर बताओ क्या होगा इसका? आंसर बताओ क्या होगा? तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि सर a³ + b³ का फॉर्मूला लग रहा है, और आपने हमें बताया था कि a³ + b³ का अगर फॉर्मूला होता है तो यहां पर हम जानते हैं नीचे a² - ab + b² आ गया, यानी कि ये किसके बराबर होता है? a + b के बराबर होता है। और यहाँ पर a और b क्या है? ये और ये है। तो आपका आंसर सीधी सी बात है आ चुका होगा 1100, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1100। इस तरीके के प्रश्न आपके ऐसे फॉर्मूले से बन जाते हैं और डायरेक्टली आते हैं। दिखने में क्वेश्चन बड़ा होगा, सोचने में बड़ा होगा, लेकिन फॉर्मूला लगेगा। ठीक है भाई साहब? चलिए, समझ में आ गया? तो यहां पर इसी तरीके से a³ - b³ है। अब a³ - b³ में क्या करेंगे? a - b कर देना, और यहां पर सभी के सभी प्लस में होंगे, ध्यान रखना, सभी के सभी प्लस में होंगे। तो एक
ध्यान रखने योग्य बात यह है कि आपका जो यहाँ प्लस होता है ना, a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा, तो इस वाले टर्म में, सेकंड टर्म में यहाँ पर माइनस आता है, बस इतना दिमाग में रखना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट प्रश्न पर चल रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अगर ऐसा आ जाए सर, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा एग्जाम में, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो हमेशा इसका आंसर 2 आएगा। यही बनता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर a और b की जगह कुछ भी वो डाल दे, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी डाल दे, सच बता रहा हूं। यानी कि यहाँ पर कुछ भी डाल देगा, जैसे कि मैंने डाल दिया 9 4 8 प्लस 5 7 8 का स्क्वायर प्लस 9 4 8 माइनस 5 7 8 का स्क्वायर अपॉन 9 4 8 का स्क्वायर प्लस 5 7 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर मेरा 2 ही निकल के आएगा, चाहे ए और बी कुछ भी हो, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं है ए और बी पर। क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो सर, यहाँ पर पहले तो प्लस किया था मैंने ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को, अब मैं माइनस कर रहा हूं, इनको घटा रहा हूं, तो माइनस करने पर नीचे हमेशा ए बी निकल के आएगा। ये अपने आप ही फॉर्मेशन ऐसे बनता है, फॉर्मेशन ही ऐसे बनता है। ठीक है, फॉर्मेशन ही ऐसे बनता है, तो ऑलवेज आंसर विल बी 4। तो ये भी ए और बी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं इस फॉर्मूले में, तो ये बहुत बढ़िया बात है, इन चीजों को दिमाग में रखें हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होता है, तो ये अच्छा फॉर्मूला है, अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आप दिमाग में रखेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, 3 इंटू ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये सबसे जरूरी है ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, दिमाग में रखने की वाली बात है, बस दिमाग में रख सकते हो तो खेल जाओगे बस, और खेलना है आपको एग्जाम में। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, यहां पर ये बड़ी चीज होती है कि इस तरीके का एक फॉर्मेशन बन जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होगा, ये तभी हो पाएगा जब abc 0 हो आपका, या फिर abc बराबर हो। यानी कि अगर किसी समीकरण में आपको दे दिया कि abc बराबर है, तो भी आपका ये 3abc के बराबर होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc के बराबर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी थ्योरम है, देखो ध्यान से देख लो, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन इन पे आ सकता है, इसलिए बता रहा हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, ये इसके बराबर है। मैंने बोल दिया कि ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 होने का मतलब पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 हो गया, यानी कि ये a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ये इसके बराबर होगा। इसी प्रकार आप ये कह सकते हो कि a बराबर b बराबर c हो गया, इसका मतलब ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में बराबर हो जाएंगे, ये सारे कट जाएंगे, तो ये वाला पार्ट भी 0 हो सकता है, तो यहां पर भी आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए, अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, आप ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये जो टर्म लिख रही है ना, सेकंड वाली टर्म, इसको आप ये लिख सकते हो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, अब a प्लस बी प्लस सी तो पहले से ही है, अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूले का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला है, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आपको क्वेश्चन भी करवा चुका हूं इन पे, अब एक बार रिवाइज कर लीजिए बस आप। ठीक है गाइस, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 ab bc ca, 2 ab bc ca। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं हम लोग कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे कोई क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड, बात वही आ जाती है कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड घनाभ होता है, घनाभ होता है। घनाभ का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है क्या, ये बताओ मेरे को, ये घनाभ का अगर मैं a को लंबाई मान लेता हूं, b को चौड़ाई मान लेता हूं और c को हाइट मान लेता हूं, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये टोटल सरफेस एरिया है? बोलो जल्दी से, टोटल सरफेस एरिया है ना, ये बताओ जल्दी से, टोटल सरफेस एरिया ये, और ये क्या है आपका, तीनों भुजाओं का योग, l प्लस बी प्लस सी, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का स्क्वायर। तो क्या आप उसके विकर्ण को निकाल सकते हो? निकाल सकते हो ना, क्योंकि विकर्ण क्या होता है, अगर ये निकल के आ गया तो इसका अंडर रूट ही तो आपका डायगोनल होता है। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपकी बड़ी बड़ी जगह लग जाते हैं और आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में रहना चाहिए, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलो, यहां तक क्लियर हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, अब ये देखिए आप लोग, x प्लस 1/x बराबर 2 कब होगा? ये तभी संभव है जब x बराबर 1 हो, हाँ या ना? अब जब ये आपके सामने दे रखा हो एक साइड,
अब चाहे साइड में कुछ भी रख दे, यानी कि मैं अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे देता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इसका मुझे वैल्यू निकालो, अगर ये दे रखा है तो इसकी वैल्यू निकालो, तो ये हमेशा पॉसिबल तभी हो पाएगा, ये हमेशा पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आपका x बराबर 1 होगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 रखना है डायरेक्टली, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5 आपका आंसर हो गया। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया इसका। अगर आपसे बोला जाए कि x प्लस 1/x बराबर, अगर आपका p दे रखा है, मान के चलो p दे रखा है, और आपको x माइनस 1/x निकालना है, यानी कि पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए, तो प्लस का माइनस में कन्वर्जन आप कर सकते हो। कैसे करोगे? p स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट p स्क्वायर माइनस 4 कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप कितने भी बड़े से बड़े फॉर्मूले को ले लो, सब चीजें यहीं से निकल के आती है हमेशा। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। मैंने अगर बोल दिया आपको x की पावर 198 अब प्लस x की पावर 198 बराबर, मैंने आपको बोल दिया 3 है, तो मैं आपसे बोलूंगा x की पावर 198 माइनस 1 अपॉन x की पावर 198 निकालो, तो क्या करोगे? सेम कंसेप्ट है, यहाँ पर पावर सेम होनी चाहिए। अगर आप प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना चाहते हो, पावर्स को सेम रखना चाहते हो, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली कर सकते हो। कैसे? अंडर रूट p स्क्वायर माइनस आएगा प्लस आएगा, यहां माइनस निकालना है तो यहां माइनस आएगा, तो अंडर रूट 5 आ गया, अंडर रूट 5 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोल देता हूं, एक क्वेश्चन और दे देता हूं जिसमें हम प्लस का निकलवाएंगे, तो क्या करोगे? जैसे कि मैंने बोल दिया x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन x की पावर 99 बराबर, मैंने आपको दे दिया 4। मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे निकालो, यहाँ पे मैं माइनस लगा देता हूँ इस बार, है ना, यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। तो मैंने पूछा आपसे x की पावर 99 प्लस 1 अपॉन x की पावर 99 निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, आपको प्लस वाला निकालना है, पावर्स आपस में सेम है, यानी कि समान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर रूट p स्क्वायर यानी कि 16, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 20, और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 रूट 5 आपका आंसर आ जाएगा, 2 रूट 5 अंडर रूट 20, 2 रूट 5 विल बी योर आंसर। ये वो चीजें भाई एग्जाम में बहुत काम आएंगी आपके, और ये मैं इतनी मेहनत इसलिए करवा रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कर लो एग्जाम में, वरना मेरा क्या है ना, मैं क्यों करवा रहा हूँ ये आप सोचो तो सही जरा। चलो नेक्स्ट, अगर आपके सामने अगर ये आ जाए x प्लस 1/x बराबर 1 है, तो आपको डायरेक्टली ये पता लगना चाहिए कि प्रॉपर्टी होती है सर, अगर ये 1 है ना तो x क्यूब बराबर -1 होगा, x क्यूब बराबर -1 तो होगा ही होगा, साथ के साथ में x क्यूब और x जीरो, यानी कि दोनों की पावर में अंतर, x की पावर में अंतर अगर 3 आ रहा है तो आप डायरेक्टली जीरो पुट कर सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे बनता है भाई? क्वेश्चन कैसे भी बन जाएगा। अगर क्वेश्चन दे दिया कि x प्लस 1/x बराबर, अगर आपका 1 है, मान के चलो क्वेश्चन ये दे दिया x प्लस 1/x बराबर 1 है, अब मैंने आपको इधर क्वेश्चन टिका दिया कि x की पावर 6 प्लस x की पावर 24 माइनस 3x की पावर 12 प्लस 4x की पावर 3, आंसर निकाल के दिखाओ, तो कैसे करोगे? जब आपको ये दे रखा है मैंने, तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है कि आप x क्यूब बराबर -1 रखो, पावर्स में अगर 3 का डिफरेंस हो तो जीरो पुट करो। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि x क्यूब बराबर -1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर रखूंगा तो भी ये वही आएगा, -1 की पावर 8, यानी कि इवन पावर है तो हमेशा +1 आएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब -1 की पावर यहाँ से आ जाएगा आपका -3 प्लस -4, तो यहाँ से कितना आ रहा है आंसर आपका? यहाँ से निकल के आ रहा है आपका -5, और ये आपका सही आंसर है, -5, -5। भाई देखो ना, अगर मैं x की पावर 3 रखता हूँ तो 3 का स्क्वायर है, ये 3 की पावर 8 है, तो यहाँ से तो 1 1 निकलने वाला है, वहाँ माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन 1 आएगा तो -3, वहाँ -1 ही होता है वो, तो -4, तो आपका आंसर आएगा -5। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब बताओ क्या कुछ करने की जरूरत है क्या? सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये रिवीजन करके जाते हो तो जो नहीं भी पढ़ा है ना तो वो भी दिमाग में आ जाएगा, और क्लासेस में मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है, आप ये ना सोचे कि मैंने क्लासेस में नहीं बताया है। अब आपके लिए कर रहा हूँ कि भाई आप एक बार ज्यादा ताजा कर ले, खुद को फील आ रहा होगा, जो रेगुलर है उसको फील आ रहा होगा, ठीक है ना? ठीक है भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसा बन सकता है? प्रॉपर्टी देगा, ये सेटिस्फाई कराओगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, मतलब कुल मिला के ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड होगा, राइट हैंड साइड में क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आप वो पुट करना है बस। इसी तरीके से अगर ये आ जाए तो क्या कह सकते हैं भैया, ये बता दो। चलो ये आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि x की पावर 6 बराबर -1 होगा हमेशा, और पावर्स में अगर 6 का डिफरेंस है तो 0, x की पावर 6 -1 होगा, और पावर्स में अगर डिफरेंस है तो 0। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो अब क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? आपको ये भी दिमाग में रखना है कि अगर एग्जाम में ये आ गया तो भी यही प्रॉपर्टी है, और ये आ गया तो भी यही प्रॉपर्टी है। सर ऐसा कैसे? जब मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो x प्लस 1/x बराबर √3, तो मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया,
जब मैंने किया तो कितना आया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 बराबर 3, यानी कि ये कितना आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है ना, यही आ रहा है ना, चेक कर लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 1 भी वही है जो एक्स प्लस 1/x बराबर √3 है। क्लियर है? तो ये समान चीजें दिमाग में रखें और आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने बोल देता हूं कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर अगर आपका 1 है, तो आपसे मैंने बोल दिया एक्स की पावर 24 प्लस एक्स की पावर 18 प्लस एक्स की पावर 96 प्लस 4x की पावर 24। आंसर निकाल के दिखाओ, आंसर निकाल के दिखाओ। तो चीजों को बनाना सीखो यार। ये चीजें वो बता रहा हूं जो आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाएंगी और आपको कभी समस्याओं का सामना ना करना पड़ेगा। एग्जाम से पहले तैयारी हो रही है आपकी, इसलिए ऐसा चल रहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप जानते हो x की पावर 24 और x की पावर 18 में कितना अंतर है, 6 का अंतर है, तो ये डायरेक्टली 0 हो गया। इसको तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ x की पावर 96, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x की पावर 6 की पावर 16 प्लस 4 x की पावर 6 की पावर 4। तो यहां से भी -1 रखेंगे, यहां पे भी -1 रखेंगे, तो यहां से +1 आ जाएगा और यहां से भी +4 आ जाएगा। तो यहां से आपका निकल के आएगा 5। आंसर क्या निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा और ये आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात क्लियर हो रही है दोस्त? किसी को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। मैंने आपको तरीका बताया है कि पावर्स में अंतर 6 का है ना, तो 0 डायरेक्टली खत्म काम। बस क्लियर हो रही है चीजें? अच्छा लग रहा है? जल्दी से बता दो। अच्छा लग रहा है? दिल से लाइक करते चलो। ये अलजेब्रा आपका खत्म होने वाला है। सोचो ये सारी चीजें जो हमने इतनी क्लासेस में पढ़ी थी वो छोटी सी चीज में समाप्त कर दी मैंने। ये कैप्सूल्स हैं आपके लिए जो एग्जाम से पहले आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और ये लास्ट संघर्ष आपका जो आपको दिमाग में रखना होता है हमेशा कि अगर x प्लस 1/x बराबर p हो तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है p स्क्वायर माइनस 2। अगर x प्लस 1/x बराबर p हो तो अगर आपको क्यूब निकालना हो तो p क्यूब माइनस 3p। अगर आपको x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4 निकालना हो तो p4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2p बराबर 0। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, इनको आप एक बार देख के जाना क्योंकि पहले भी बता चुका हूं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और ये बहुत ही आसान है, याद करना भी बहुत आसान है। अगर आप सोचते हो सर याद कर लेते हैं, तो याद करना भी बहुत आसान है। जरा एक बार एक तरफ नजर तो उठा के देखो इनकी तरफ। आप ये कह रहे हैं कि भाई याद कर लो, पावर 2 है तो आपने p का स्क्वायर कर दिया। हमेशा ध्यान रखना कि पावर क्या होती है, 2 रिड्यूस होती है, 2 पावर्स रिड्यूस होती है आपस में। यानी कि अगर स्क्वायर है तो 0 हो जाएगा, अगर क्यूब है तो 2 पावर रिड्यूस हो जाएंगी यानी कि p रह जाएगा, यानी कि p की पावर 1। अगर 5 है तो क्या हो जाएगा, p 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, p बन जाएगा। बात समझ में आ रही है कि पावर 2 रिड्यूस हो रही है? देखो जरा, पावर्स हमेशा 2 रिड्यूस हो रही हैं। जरा देखो तो सही, एक रुख नजर तो घुमाओ इनकी तरफ। ये देख रहे हैं आपको, p स्क्वायर से क्या हो गया, 2p 0 हो गया। स्क्वायर आ रहा तो 2p कर देना, क्यूब आता है तो आप जानते हो 3 आता है तो p क्यूब से क्या हो गया, 1 हो गया, यानी कि 2 पावर रिड्यूस हो गई। p4 से स्क्वायर हो गया, फिर 0 हो गया क्योंकि 2 घटती है पावर। ठीक है, p5 p क्यूब और p1 दो घट रही है ना, हो रहा है ना प्रोसेस? समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? पावर 2 रिड्यूस हो रही है, देखो जरा। तो यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी। बस दिमाग में इतना रखना है कि अगर यहां प्लस आ गया तो यहां पर साइन कैसे चलेंगे, सबसे पहले प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये काम दिमाग में रख लो यार, बड़ी बात नहीं है याद रखना, लेकिन एग्जाम के टाइम आपको सोचना है कि कितनी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, बस यहां ध्यान रखिए कि जो साइंस हैं जब ये तभी संभव है जब ये x प्लस 1/x बराबर p हो। इसमें तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी। अगर x माइनस 1/x बराबर p, x माइनस 1/x बराबर p हो तो ये सारे प्लस ही होते हैं हमेशा। और सेम है, ये भी सेम है, क्वांटिटी सारी सेम है, यानी कि जो अंदर यूज हो रहे हैं वो तो सेम है सारे। आपको कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, जानते होंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए साइन अल्टरनेटिव इसमें चलते हैं, माइनस वाले में, पर इसमें नहीं चलते हैं। अब जैसे कि कोई भी फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन ले सकते हो कि x प्लस 1/x बराबर, मैंने आपको बोल दिया कि भैया मैंने ले लिया 3, तो मुझे निकाल के बताओ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। निकाल के बताओ, निकाल के बताओ। चलो, जब ये प्लस है ना तो मैं क्या लगाऊंगा, अल्टरनेटिव साइन लगाऊंगा। और मुझे पता है कि p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 2p होता है, क्योंकि पावर p की पावर 4 से स्टार्ट होगी, फिर 2 हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, यानी कि 1, यानी कि कोई मतलब नहीं है लगाने का। यानी कि यहां पर तो कुछ नहीं आता, किसी भी देखो किसी भी p में कुछ भी नहीं है आगे, लेकिन यहां वो आता है जिससे आपने काम किया, यानी कि 4 p की पावर 4 है ना, वो आ जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। माइनस प्लस याद करने का शानदार तरीका बता रहा हूं आपको मैं, शानदार तरीका है। एक बार सोचो तो सही, देखो कितनी आसान है। पहले मैंने पावर्स को कम किया, दिमाग में रखने का तरीका। हम जानते हैं कि पावर 4 है तो 4 आएगा दूसरे वाले के साथ, पहले वाले में तो किसी के साथ नहीं आ रहा ना। दूसरे वाले में देखो स्क्वायर है तो 2 आया, 3 है तो 3 आया, 4 है तो 4 आया, 5 है तो 5 आया, है कि नहीं? बताओ।
तो आपको याद करने का भी तरीका मैं बता रहा हूं, लेकिन करो तो सही दोस्त सब लोग। और आंसर सबके आ गए। अब पी की पावर 4 यानी कि 3 3 9 27 81 माइनस 9 चौके 36 और 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 87 माइनस 36। आंसर कितना आ रहा है कैलकुलेट कर लीजिएगा। 51 आ रहा है, एक बार सही है ना, देख लीजिए। 3 3 9 27 81 माइनस 9 चौके 36 प्लस 6, बिल्कुल सही है। आंसर आ जाएगा 50। ओके ओके, पी की पावर 0 है ना, ओ सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने 83 माइनस 36, आंसर आएगा 47। 47 आएगा, 47 आएगा, क्योंकि वो पी की पावर 0 है, यानी कि 1 होता है। पी मतलब मैं सोच रहा पी है, ठीक है ना। चलिए चलिए 6 हो तो क्या करेंगे दोस्त, देखो दोस्तों, अब आप कहते हो ना कि सर कैसे करेंगे, देखो कितना आसान है। 6 हो तो आप ये फॉर्मूला तो लगा सकते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर मैं क्यूब कर दूं तो क्या ये पावर 6 नहीं बन जाएगी क्या? ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी कि ये तो कट गया, ए प्लस बी यानी कि ये जो एक्स क्यूब ये होगा, तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू तो आपको पता होगी, ये आपको पता ही है। आप ये निकालना चाहते हो तो इसको माइनस कर दो इसमें से, हर चीज बता रखी है मैंने आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं थोड़े दिन पहले, लेकिन फटाफट से एक क्विक रिवीजन कर लीजिए। क्विक रिवीजन जल्दी से बताइए, अगर दो कोण आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उनके थीटा आपस में 90 डिग्री होते हैं, यानी कि संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। फटाफट से रिवीजन करेंगे ज्योमेट्री का, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पढ़ाया अपन ने। संपूरक कोण अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो क्या करेंगे, दोनों का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। गॉट इट, दोनों एंगल 180 डिग्री हो जाएंगे, ये समझ में आ गया। अगर सप्लीमेंट्री है यानी कि संपूरक कोण है। अगर दो किन्हीं लाइंस को कोई तिर्यक रेखा काटे तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहले उनके करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक लाइन से ऊपर तो इस भी लाइन से ऊपर, यानी कि एक समान संगत के, यानी कि 1 और 5 बराबर होंगे, 4 और 8 बराबर होंगे, नीचे 3 है तो इसका नीचे 7 बराबर होगा, ये 2 है तो ये 6 बराबर होगा, यानी कि संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये दिमाग में रख लीजिए, सेट कर लीजिए बातों को। अगर मैं आपसे बात करूं, आंतरिक कोणों का योग हमेशा क्या होता है, संपूरक कोण के बराबर होता है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं किसी भी लाइन के अंदर के दोनों कोण है ना, इनका सम क्या होगा, आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा, हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है इस पर भी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, क्या मैं ये कह सकता हूं अल्टरनेटिव एंगल, जो अगर जेड बन रहा है तो अल्टरनेटिव एंगल 3 और 5 आपस में बराबर हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल 2 और 8 आपस में बराबर हो जाएंगे, तो अल्टरनेटिव एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये अंदर की तरफ एकांतर कोण है तो इनको क्या कहेंगे हम, आंतरिक एकांतर कोण, यानी कि इंटरनल अल्टरनेटिव एंगल। अगर ये बाहर की तरफ एकांतर कोण है, यानी कि इसके ये वाला कोण और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये किस वजह से होगा, एक्सटर्नली एंगल, एक्सटर्नल अल्टरनेटिव एंगल, ठीक है गाइस। मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि किन्हीं भी दो लाइन को अगर ऐसे कोई दो लाइन आपस में काटें और ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो इनका, यानी कि ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो, तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं और इनको हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्ष अभूमिक कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे कि इस कट रही है ना दो लाइन, तो 1 और 3 बराबर होगा, 2 और 4 बराबर होगा, 5 और 7, 8 और 6, यानी कि 5 और 7, 8 एंड 6 इक्वल, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है गाइस। आप चलें नेक्स्ट, ये तो हो चुका है अपना सारा। ये कोई भी ट्राइंगल कब बनेगा, कोई भी ट्राइंगल कब बनेगा, कोई भी ट्राइंगल तभी बन पाएगा सर जी जब उसकी दो भुजाओं का योग, यानी कि 2 साइड्स का सम उसकी तीसरी साइड से ज्यादा हो। कोई भी 2 साइड का, यानी कि b प्लस सी आपका a से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि आपसे मैं कह दूं कि a प्लस सी आपका b से ज्यादा होना चाहिए। कि कोई भी ट्राइंगल अगर तभी बन पाएगा जब उसकी 2 साइड्स का सम उसकी तीसरी साइड से ज्यादा हो। साथ के साथ एक कंडीशन और चलती है कि कोई भी ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब उनकी 2 साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम हो। लॉजिकल बात है भाई साहब। कोई भी ट्राइंगल तभी बन पाएगा जब उसकी 2 साइड का सम उसकी तीसरी साइड से कम हो। क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे ये पहचानना है कि कोई भी मेरा, अगर मेरे को साइड दे रखी है ए बी सी, मेरे को साइड दे रखी है और सी मेरी लार्जेस्ट साइड है, यानी कि मुझसे बोल रखा है कि सी सबसे बड़ी भुजा है। मुझे अगर पहचानना हो कि ये ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है, सम कोण है या फिर अधिक कोण है, तो मैं कैसे पहचानूंगा, कैसे पहचानूंगा बताओ मुझे। मैं डायरेक्टली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाऊंगा और सी स्क्वायर से कंपेयर करूंगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन है सी स्क्वायर से, यानी कि मैं कहूंगा कि मेरा जो ट्राइंगल है वो न्यून कोण त्रिभुज है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा एग्जाम में कि 3 साइड दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा ट्राइंगल है, नहीं बता पाओगे।
क्यों? जब तक आप ऐसे कैलकुलेट नहीं करना जानते आप कैसे बताओगे, है ना? ये थ्योरम्स होती हैं, इनको दिमाग में रखो, ठीक है? अगर मैं कह दूं कि आपके दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के बराबर है तो दैट इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है? ट्रिग्नोमेट्री में लगती है, यानी कि आपके राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। और ये हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका छोटा है सी स्क्वायर से, तो आप ये कह सकते हो वो ट्राइंगल कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये सारी चीजें हैं और आप चीजों को समझ रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, अच्छा लग रहा हो तो दिल से लाइक करना दोस्तों, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए इसलिए कर रहा हूं कि सिलेक्शन ले लो बस, ठीक है ना? तो इसका वर्थ देना। अब इसमें भी कोई गलत सोचता है तो भगवान उसका भला करे, ठीक है? चलो, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहती है भैया? किसी भी ट्राइंगल में अगर एक लाइन, एक दो भुजाओं पर कोई बिंदु स्थित है और वो आपस में पैरेलल है लाइंस, यानी कि डी बीसी के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम में ये ध्यान रखना कि ये मिड पॉइंट नहीं होते, ये मिड पॉइंट नहीं होते, ठीक है? अब आपसे मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में, ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। सिमिलर है तो इनके रेस्पेक्टिव रेशो यानी कि करस्पॉन्डिंग रेशो, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एडी और इस वाले ट्राइंगल का एबी का रेशो बराबर होगा इस वाले ट्राइंगल के एसी और बड़े वाले ट्राइंगल के, सॉरी, एई और एसी के, और इस वाली छोटे वाले ट्राइंगल के डी अपॉन बीसी। ये तो है ही थेल्स थ्योरम, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन साथ के साथ ये भी ध्यान रखना कि आपके जो ये वाले साइड्स है ना, ये वाले साइड्स, इनका रेशो भी बराबर रहता है। यही तो क्वालिटी है। मिडिल पॉइंट नहीं है ये, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है, ये थेल्स थ्योरम है। और थेल्स थ्योरम में ये पॉइंट मिड पॉइंट नहीं होते, यानी कि आपको ये तो याद रखना ही है। साथ के साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सर जी, कि ये जो है ना, ये वाला और इसका रेशो, यानी कि एडी का बीडी से रेशो भी बराबर होगा एई का ईसी से रेशो के, तो दैट इज इक्वल टू थेल्स थ्योरम। ये भी थेल्स थ्योरम है, ठीक है? अब आप लोग मुझे बताइए, सब लोग मुझे बताइएगा कि ये चीजें क्लियर हो गई ना? आप लोगों को क्लियर हो गई? क्लियर होगी? मिड पॉइंट कब होता है? जब मिड पॉइंट थ्योरम होती है तब होता है, यानी कि अगली थ्योरम जो आपकी आ रही है मिड पॉइंट थ्योरम है। और मिड पॉइंट थ्योरम की क्या क्वालिटी है आप सब लोग जानते हैं, जल्दी से मुझे बता दीजिए आप लोग कि अगर ये डी और ई मिड पॉइंट है, आई हैव मेंशन्ड, मैंने मेंशन किया हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ये डी ही होगा ना, डीई, ये आपके बीसी का आधा होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर 2 है तो ये 1 होगा? हाँ या ना में जवाब देने में कोई दिक्कत किसी को? क्या अगर ये 2 है तो ये 1 होगा? रेशो में देख रहा हूं, रेशो में होगा या नहीं होगा? ये मिड पॉइंट थ्योरम है। मैंने बोला है मिड पॉइंट थ्योरम की क्या क्वालिटी होती है? थेल्स थ्योरम तो अलग है, क्वालिटी सेम है, ट्राइंगल भी सेम बनेगा, लेकिन अगर मिड पॉइंट है तो जो नीचे वाला बेस होगा और उसकी जो समांतर रेखा होगी वो बेस की आधी होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, मुझे अगर इस ट्राइंगल और इस पूरे ट्राइंगल का एरिया का रेशो निकालना, यानी कि एरिया ऑफ एडीई अपॉन ट्राइंगल एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनकी संगत भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है? जल्दी से बताओ, यानी कि ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा इसके संगत और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दो मेरे को दोस्तों, सब लोग हाँ या ना में जवाब दे दो प्लीज गाइस। बहुत ही प्यारा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए मैं, बहुत ही प्यारा पॉइंट है ये। होता है ना, ये होता है ना, यानी कि वही वाली बात आ गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर इसका एरिया 1 है तो इस पूरे का कितना होगा? 4 होगा। होगा या नहीं होगा? यानी कि जो ये नीचे समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, दिख रहा है आपको, ये DBEC, तो इसका एरिया होगा 3। जब ऊपर वाले ट्राइंगल का 1 है, पूरे का 4 है, तो नीचे वाले हिस्से का 3 होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपसे कल को पूछ लेवे कि भैया ये समलंब चतुर्भुज जो बना हुआ है इसका एरिया भी निकाल के बताओ, तो आप सेकंडों में कह सकते हो कि पूरे का अगर 4 है, तो देखो कैसे कर सकते हैं। मैंने अगर आपको बोल दिया कि ले लो, मैंने बोल दिया 60 to 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया है। मुझे इस समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम DECB का निकाल के दिखाओ, क्या होगा? क्या होगा बताओ? अगर ये मिड पॉइंट्स है तो कैसे निकालोगे? बहुत आसान है सर, आपने बताया था कि ये किसके बराबर है? ये 4 रेशो के बराबर है, यानी कि ये 1 रेशो होता है, ये 3 रेशो होता है एरिया, यानी कि 4 रेशो अगर आपका 64 के बराबर है तो 1 रेशो बराबर 16 हो जाएगा, यानी कि ये 16 × 48 और ये 16, यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकाल सकते हो अगर आपको लॉजिक पता है तो। अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाओगे, और इसलिए बता रहा हूं भैया, मेहनत को वेस्ट मत करना, अच्छे मार्क्स लेके आना। समकोण त्रिभुज, ये सारी थ्योरम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस यहां पर एक करेक्शन कर लेना पीडीएफ में। बार बार कह रहा हूं, ट्राइंगल ADB आएगा, यहां पर ये वाला ट्राइंगल आएगा, क्योंकि देखो मैंने समकोण त्रिभुज के रेस्पेक्ट में लगाई है। ट्राइंगल ADB ये ट्राइंगल है, और दूसरा ट्राइंगल है BDC। बात समझ में आ रही है? ये ट्राइंगल BDC,
और मैंने अगर आपको दो ट्राइंगल लिए हैं, देखो ट्राइंगल ए डी बी और समरूप है ट्राइंगल बीडीसी के, तो रेशो कैसे निकालते हैं? रेशो का तरीका मैंने बताया था ना सबको, कैसे बताया था रेशो का तरीका, जल्दी से बताओ। आपको देखो बस ट्राइंगल लेने हैं क्योंकि ये कॉमन है, देखो 90 डिग्री कॉमन है ना, इसलिए मैंने ये कॉमन ले लिया। डी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। अब मेरी बात सुनना, कैसे बनाओगे रेशो? मैंने तरीका बताया था सबको, कैसे करेंगे? पहले एडी इसका, फिर बीडी इसका, फिर डीबी, डीबी एडी ले लिया, फिर डीबी ले लो, फिर डीबी इसका और फिर सीडी इसका। तो क्या बन गया? बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू सीडी, खत्म काम। यानी कि अगर मुझे ये बीडी निकालना होगा तो मेरे को अगर ये 6 और 4 दे रखे हैं और मुझे ये निकालना है बीडी, तो मैं क्या करूंगा? बीडी स्क्वायर बराबर 6 चौके 24, बस √24 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तरीका मैंने सारा बता रखा है, बस आपको करना है, दिमाग में रखना इसको। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। क्या ये माध्यिका है क्या? बीडी आपकी माध्यिका है क्या? जल्दी से बताओ। माध्यिका नहीं है गुरुजी। माध्यिका क्या होगी? इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको मीडियन निकालना होगा तो वो क्या होगी? आपकी आउटर रेडियस होगी, यानी कि सरकम रेडियस होगी। और वो क्या होती है? आपकी इसकी डायगोनल, इसकी हाइपोटेनस की आधी होती है, यानी कि AC/2। ये आपकी माध्यिका कहलाएगी। तो कंसेप्ट बन रहा है कि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बराबर भागों में नहीं बांटेगा। अगर माध्यिका होती यानी कि मीडियन होती तो बराबर भागों में बांटती, और ये रेडियस अगर निकालना होता तो हम निकाल लेते। चलो, तो ये सारी चीजें आप दिमाग में रखिएगा। ये सारी थ्योरम्स है, एग्जैक्टली एग्जाम में आती हैं, डायरेक्ट पूछेगा इसको तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीजें मतलब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो क्या बताया था? तो उनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो होगा उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के हमेशा स्क्वायर होगा। अब वो साइड कुछ भी हो सकती है। देखो एबीसी का साइड मैंने AB ले लिया, तो इस वाले का क्या लूंगा? डी, तो AB और DE का रेशो। अगर मैं इसकी माध्यिका की बात कर रहा हूं AP की, तो इसकी भी माध्यिका लूंगा DQ, AP और DQ का रेशो, और सबका स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया में हमारा स्क्वायर वाला फैक्टर चलता है। और सेम चीज किसके साथ है? परिमाप के साथ है। वहां पर स्क्वायर नहीं होता, वहां पर सीधा सीधा चलता जाता है, सीधा सीधा चलता जाता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट। अगर मैंने आपको बोला कि भैया आपको कोई भी M1 M2 M2 दे रखा, जल्दी से बताओ। M1 M2 और M3 आपको 3 माध्यिकाएं दे रखी हैं और इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा हो तीनों माध्यिकाओं से, यानी कि तीनों मीडियन आपको दे रखी है AD BE और CF, और इनसे बना ट्राइंगल का एरिया आपको दे दिया। आपसे पूछा जाए कि भैया त्रिभुज ABC का एरिया निकालो, आप तो आपको माध्यिकाओं का एरिया दे रखा है, त्रिभुज ABC का निकालना है, तो आप क्या करोगे? माध्यिकाओं से बने एरिया में 4/3 का गुणा कर दोगे, खत्म काम। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट। भैया ये जान है, ये गणित की जान आपको दे रहा हूं मैं, एडवांस मैथ की जान है। जहां भी राइट एंगल आ जाए वहां पर ट्रिपलेट को दिमाग में जरूर रखना, क्योंकि आपको समझ में आ चुका होगा कि इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इस गणित में। 3 4 5, इसका मल्टीपल क्या होगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 और 5 तिया 15, सॉरी 4 तिया 12 हो गया, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 55 25, आगे भी चलता जाएगा। 6 का निकालोगे तो 18, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30, ये भी ट्रिपलेट है। 7 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 7 तिया 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, ये भी ट्रिपलेट है। तो ऐसे आप मल्टीपल में ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, किसी का भी। ठीक है, तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं 9 40 41 याद रखो, और एक के दो हो सकते हैं, जैसे कि 9 12 15, 9 40 41 हो सकता है। आप कोई कंफ्लिक्शन नहीं करेंगे इस बारे में। 20 21 29 दिमाग में रखें। 7 24 25 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 15 17, 5 12 13, 11 60 61, 12 35 37 और 16 63 65। अब कल को आपको 24 का बोले तो 24 का ये भी हो सकता है, 24 70 और 37 का दुगना क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 74। तो ये भी एक ट्रिपलेट हो जाएगा। तो आप हर किसी का मल्टीप्लिकेशन भी निकाल सकते हो, हर किसी का कॉफी वो भी निकाल सकते हो आप। क्लियर है? मजा आ रहा है? चीजें बहुत आसान कर रहा हूं आपके लिए, बस आप पढ़ते जाओ। ठीक है ना? चलिएगा नेक्स्ट। अगर सर्किल की बात करूं तो सर्किल की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं फटाफट से गाइस। किसी भी सर्किल में किसी भी जीवा द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगना होता है। यानी कि अगर किसी भी, मैं अगर BC मेरा कॉर्ड है तो मैं सेंटर पर अगर थीटा एंगल बना रहा हूं तो सॉरी परिधि सरफेस पर मैं थीटा एंगल बना रहा हूं तो सेंटर पे क्या होगा? 2 थीटा होगा। ये दिमाग में रखना। किसी भी जीवा द्वारा एक साइड बने हुए सभी एंगल्स बराबर होते हैं एक ही जीवा के द्वारा। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये इसके एक ही साइड बना हुआ एंगल ये भी थीटा होगा, अगर उसी सरफेस पे जा रहा है तो। ठीक है,
व्यास, व्यास यानी कि डायमीटर, किसी भी सर्किल का डायमीटर अगर किसी भी परिधि पर जाकर मिल रहा है तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, वो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। अगर कोई पी पॉइंट बाहर है और ये पी ए बी और पी डी सी ये प्रतिच्छेदन रेखाएं हैं तो हमेशा ध्यान रखना पी बी इंटू पी ए, पी ए इंटू पी बी, पी सी इंटू पी डी होगा। ये बहुत बढ़िया थ्योरम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इन पर। अगर कोई पीटी आपकी स्पर्श रेखा है और ये छेदन रेखा है यानी कि इंटरसेक्शन लाइन है पी ए बी, तो आपको रखना है याद पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, यानी कि छोटा वाला हिस्सा और पूरा बड़ा वाला हिस्सा। इसी तरीके से यहां भी याद कर रहे थे ना, पी बी इंटू पी ए, पी डी इंटू पी सी, ऐसे दिमाग में रखिए। क्लियर है, मजा आ रहा है ना, चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, बस करते जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपसे मैं बोल चुका हूं पहले से ही कि ये सारी चीजें आपने पढ़ ली होंगी पहले से ही, है ना। एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि अगर केंद्र से जीवा पर कोई परपेंडिकुलर जाएगा तो वो हमेशा दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होती है, यानी कि अगर कहीं भी रेडियस में मिलाऊंगा और टेंजेंट से होकर गुजर रही है तो वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये दिमाग में रखना। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में हमेशा ध्यान रखना कि आमने सामने वाले कोणों का योग बराबर होता है, यानी कि बराबर क्या, 180 होता है। बी प्लस डी और ए प्लस सी 180 होता है। हमेशा ध्यान रखना किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में बाह्य कोण का मान उसके अंदर के कोण के अपोजिट एंगल के बराबर होता है, यानी कि अंदर के कोण के सामने वाले कोण के बराबर होता है, यानी कि अंतरा अभिमुख कोण के बराबर होता है। क्लियर हो रहा है। किसी भी टेंजेंट में अगर मैं ए बिंदु से दो टेंजेंट डाल रहा हूं सर्किल पर तो वो दोनों हमेशा बराबर होंगी किसी भी कीमत पर, यानी कि ए बी बराबर ए सी होगा। ठीक है ना। चलिए, अगर ये प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई है तो यहां पर ये बोला गया है कि अगर एक चतुर्भुज सर्किल के चारों तरफ बनाया गया है तो ध्यान रखना कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर होगा बी सी प्लस ए डी के। क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, एक रेक्टेंगल में अगर कहीं भी कोई पॉइंट दे दिया आपके लिए और आपसे पूछ लेगा भाई इनको मैं शीर्ष से मिला रहा हूं इस पॉइंट को, तो आपको हमेशा याद रखना है कि ओ ए स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर बराबर होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर होगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। आपसे ये नहीं बोलेगा कि अंदर है या मतलब मिड पॉइंट है, कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे बोलेगा कि किसी भी आयत के अंदर एक पॉइंट पड़ा हुआ है, किसी भी आयत के अंदर एक पॉइंट पड़ा हुआ है। तो आपको एक प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है कि ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर करूंगा ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर के। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रोम्बस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इससे जरूर आएगा, जरूर आएगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से बता दीजिए रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? अलग अलग डायगोनल्स होते हैं और दोनों विकर्णों का जो गुणनफल होता है d1 इंटू d2 इसका एरिया होता है, रोम्बस का एरिया होता है। अगर मुझे परपेंडिकुलर हाइट दे दे तो मैं रोम्बस का एरिया क्या लिखूंगा, बेस इंटू हाइट लिख दूंगा। रोम्बस में भी अगर परपेंडिकुलर हाइट मुझे दे दी तो मैं बेस इंटू हाइट इसका एरिया भी लिख दूंगा। और 4a स्क्वायर बराबर दोनों विकर्णों के स्क्वायर का होता है सब। ठीक है, कहीं भी पॉइंट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। समांतर चतुर्भुज भी बता चुका हूं ऑलरेडी, क्योंकि अभी हम स्टैटिक्स भी पढ़ने वाले हैं। मेरे पास 15 मिनट है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर भुजाओं का योग, उनके बीच की दूरी, यानी कि पैरेलल साइड्स का सम और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। अगर मैं बोल दूं कि इसके मिड पॉइंट से दो एक लाइन मिलाई जा रही है तो उसका क्या होगा बताना। मिड पॉइंट से अगर एक लाइन मिलाई जा रही है EF तो क्या करूंगा, उसकी लेंथ क्या होगी, समांतर भुजाओं की आधी। समांतर भुजाओं के योग की पैरेलल साइड्स की सम की आधी होती है। ठीक है। अगर मुझे कोई ट्रायंगल दे रखा है और मुझे उसकी अंदर वाला जो एक सर्किल बना हुआ है उसकी रेडियस निकालनी है तो वो क्या होगी, उस ट्रायंगल का एरिया अपॉन अर्ध परिमाप, यानी कि डेल अपॉन एस। और एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है। अगर मुझे सर्कम रेडियस निकालनी है यानी कि वो क्या होगी, तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 4 इंटू डेल्टा, ये आपकी सर्कम रेडियस हो जाएगी। और समबाहु त्रिभुज की बात करूं तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो कि जो छोटा r होता है वो a अपॉन 2√3 होता है और जो बड़ा r होता है वो a बाई √3 होता है। क्लियर। चलिए, अगर मैं बात करूं समकोण त्रिभुज की तो समकोण त्रिभुज में अगर छोटा r निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपको दिमाग में रखना है कि आधार, छोटा r निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बेस इंटू हाइट, यानी कि -c अपॉन 2 होता है। दिमाग में रखना हमेशा, बेस प्लस हाइट -c/2। ठीक है। और आपको अगर सर्कम रेडियस निकालना है तो जो होता है वो क्या होता है, विकर्ण का यानी सॉरी हाइपोटेनस का आधा होता है, यानी कि AC/2 यानी AB/2। चलिए, तो जो पढ़ रहे हैं ना भैया मजा आ जाएगा देखो चीजों को पढ़ने में। ट्रिग्नोमेट्री है, ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री को।
सारे तरीके से क्या क्या फॉर्मूले हैं। साइन थीटा कॉस थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। लाल बटे कक्का को याद रख सकते हैं, हाइपोटेनस। यहाँ पे लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है, पीवीपी एचएचबी, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है, कोसेक सेक कॉट। चीजें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पर हम पाइथागोरस भी लगा सकते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, वरना ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम किसी भी, जैसे कि हमारे पास बेस दे रखा हो, परपेंडिकुलर दे रखा हो, तो हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। अगर मेरे पास हाइपोटेनस दे रखा हो, बेस दे रखा हो, तो हम परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भाई साहब, चलिए नेक्स्ट। चलिए ठीक है गाइस, जी की थोड़ी हो। ठीक है गाइस, देखिए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर अगर c है तो a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, दिमाग में रखिए, है ना, क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर अगर 1 है, cot थीटा 1 मल्टीप्लाई cot थीटा 2 बराबर 1 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो। ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 तभी होगा, कब होगा, जब a प्लस b 90 डिग्री होंगे। इसी तरीके से cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b तभी 1 होगा जब a प्लस b 90 डिग्री होंगे। पानी पी लेता हूं, थक गया। ठीक है, नेक्स्ट। अगर ऐसा कोई आ जाए क्वेश्चन एग्जाम में कि सर cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर p है, और आपसे पूछ ले कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली कहेंगे सर p होगा। अगर पूछ ले कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, आप कहोगे सर माइनस p होगा। ठीक है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर p होता है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/p हो जाता है। अगर sec थीटा माइनस tan थीटा दे रखा है तो प्लस बराबर भी 1/p हो जाता है, यानी कि सेम थ्योरम चलती है। यानी कि cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर p है तो cosec थीटा माइनस cot थीटा 1/p हो जाएगा, और cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर अगर p है तो प्लस वाला 1/p हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि भैया sec साइन 135 की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन लोग, तो देखो आप लोग मुझे बताओ, साइन 135 की अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या लिखोगे, 90 प्लस 45 लिखोगे। और साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है, यानी कि इसी के मोहल्ले में आ रहा है तो ये पॉजिटिव ही दे देगा इसको, यानी कि cos 45 ही हो जाएगा। sec 225 क्या होता है, sec 225 क्या होता है, 180 प्लस 45 कर दिया। 180 का मतलब sec कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, sec आ रहा है 225 तीसरे क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, यानी कि अब sec को कोई नहीं बचा सकता, अब इसको तो नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा, और sec का sec ही रहता है। अगर 90 डिग्री होते हैं, 270 डिग्री होते हैं, तो साइन cos में चेंज हो जाता है, sec cosec में चेंज हो जाता है, tan cot में हो जाता है। लेकिन अगर 180 डिग्री होता है तो वही का वही रहता है फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से जब आप देख पा रहे हो तो sec माइनस में आएगा, क्यों आएगा, अरे भाई तीसरे क्वाड्रेंट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये तो अपने घर में राजा हैं, और यहाँ sec तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है इसलिए माइनस देके जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं tan 315 लिखता हूं, tan 315 तो ये किसके बराबर होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 प्लस 45 लिख दिया, 315। अब ये जा रहा है चौथे क्वाड्रेंट में। अब चौथे क्वाड्रेंट में अगर घुस गया भाई साहब तो वो तो कहेगा उससे, कौन कहेगा, 10 से कहेगा sec, भाई तूने जब मैं तेरे क्वाड्रेंट में आया था तूने मेरे को नेगेटिव दिया था ना, तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, और 270 है तो कॉट में चेंज हो जाएगा और माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि वो फोर्थ में आ रहा है, क्योंकि वो फोर्थ में आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इन चीजों को देख लेते हैं आगे। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपके सामने ये दे रखा हो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, ये देखोगे कि a और b में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, अगर a बड़ा है ना तो वही मैक्सिमम होगा, और अगर भाई a बड़ा है तो b छोटा होगा तो वो मिनिमम हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि b बड़ा है, b का कोफिशिएंट बड़ा है, b बड़ा है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, b हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। बात समझ लो, हाँ 270 और 90 में होते हैं। ठीक है,
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो अंडर रूट प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ध्यान रखना स्क्वायर वाला केस में डायरेक्ट निकाल पाओगे, अगर स्क्वायर नहीं होगा इनमें तो आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर साइन की पावर 2m थीटा हो और कॉस की पावर 2n थीटा हो, यानी कि आपको कोई इवन पावर देखो जैसे ऐसे दे रखा हो साइन की पावर 16 थीटा प्लस कॉस की पावर 32 थीटा, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी मैक्सिमम वैल्यू एक ही आएगी। हमेशा ध्यान रखना हमेशा एक आएगी। जैसे कि मैं लिख देता हूं कॉस की पावर 96 थीटा प्लस साइन की पावर 256 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो 2 की पावर m थीटा उसी टर्म में आ रहा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा मैक्सिमम वैल्यू एक आएगी। ठीक है, चलिए भाई जो रेगुलर पढ़ रहे हैं ना उन्हीं के लिए हेल्पफुल रहेगा ये, समझ रहे हो मेरी बात। और जो वो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, सच बता रहा हूं, क्योंकि आप अगर अभी उठ के आओगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी दोस्त, है ना। तो अभी इस चीज को ऐसा समझो कि भाई ये तो कैप्सूल है, बस एक बार दिमाग में फ्रेश हो रही है चीजें जो मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। अच्छा लग रहा है दिल से लाइक कर दो, थोड़ी एनर्जी दो। चलिए टाइम हो गया मुझे पता है, लेकिन अब बताओ तुम्हें लग रही है टाइम की या टीचर को टाइम की नहीं लग रही है इस बार, है ना। मेरे क्या कहें तुमने, छोड़ो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, tan cot है आपस में कट जाएंगे तो हमेशा याद रखना 2 रूट ab होगी। a sin स्क्वायर थीटा और cosec, तो sin cosec आपस में कट जाते हैं इसलिए मिनिमम वैल्यू होगी 2 रूट ab, और cos और sec कट जाते हैं 2 रूट ab होगी। हमेशा तीनों की वैल्यू होगी, और हाँ ये पावर में तब भी होगी अगर पावर में नहीं है ना तब भी होगी। तो ध्यान रखना दोनों ही केस संभव है, इसकी भी मिनिमम वैल्यू यही होगी। साइन और कॉस अगर मैं ये लिख देता हूं यहां पर a sin थीटा प्लस b cosec थीटा, तो भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट ab होगी। ठीक है, तो दिमाग में रखना। चलिएगा नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी पढ़ा के चुका हूं, बड़ी बात नहीं है, आप देख सकते हैं, ये मैंने फॉर्मूला तो लिख दिए हैं, खैर ठीक है ना, ये सब पढ़े हुए हैं अभी आपने। ट्राइंगल अभी पढ़ा होगा, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, ये सब केंद्रक कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, वही सारी कंसेप्ट है, आप दिमाग में रख सकते हैं इनको। ठीक है, मिनिमम होगी ना, और मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अगर ये बोल दूं मैं कि कोई भी आपके सामने रेखा दे रखी है इस तरीके से y बराबर mx प्लस c, तो इसका स्लोप क्या होता है, m होता है, और ये tan थीटा के बराबर होता है, ध्यान रखना, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि किसी भी लाइन का स्लोप दे रखा है आपको m बराबर 1, तो tan थीटा कितना होगा, तो आप कह दोगे 45 डिग्री होगा। तो बहुत अच्छी चीज है, दिमाग में रखना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा आपके एग्जाम में। अगर ऐसे लाइन दे रखी हो तो स्लोप क्या होगा, x का कोफिशिएंट माइनस अपॉन y का कोफिशिएंट, तो माइनस a बाई बी। अगर ये लाइन आपस में ऐसे दे रखी है और इंटरसेक्शन कर रही है लाइन, तो जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया क्या होता है, c स्क्वायर अपॉन 2ab होता है, c स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। ठीक है, और अगर दो लाइन है, एक लाइन पर 2 पॉइंट हैं, तो आपसे पूछे कि x और y भी तीसरा पॉइंट अगर गुजर रहा है तो इसकी समीकरण क्या होगी लाइन की, तो मैंने स्लोप बताया था ना, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो स्लोप हो गया। और क्या लगाएंगे, y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ये लाइन का इक्वेशन होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। सांख्यिकी पे आ चुके हैं, अब ये भी ध्यान से देख लीजिए कि अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर है इस रेखा पर है तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हो, इसमें सेटिस्फाई करा लो और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, अब पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का ये सबसे बड़ी चीज है कि ध्यान रखिए 3 चीजों को। स्टैटिस्टिक्स में 3 चीज होती हैं बस, माध्य, बहुलक और माध्यिका, मीन, मॉड और मीडियन। मीन क्या होता है, मीन आपने एवरेज पढ़ाया ना, मैंने आपको एवरेज मैंने आपको पढ़ाया है रात वाली क्लास में, ध्यान हो तो, अगर होश हो तो, होश नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आप नहीं पढ़ोगे इसका मतलब ये थोड़ी ना मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो माध्य होता है इसका मतलब, और माध्य वही होता है कि आप किसी भी एंटिटी का सम कर लो अपॉन नंबर का भाग दे दो, बस। तो माध्य का ऐसे निकाल लोगे, माध्य ऐसे निकाल लोगे। अब बात आती है कि सर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पहली बात कि मॉड बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। मॉड बराबर क्या होता है कि 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य, ठीक है ना, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। बात आगे लेके चलते हैं बात को। तो यहां पर ये चीज दिमाग में रखिएगा आप लोग कि अगर मैं आपसे कहूं कि मॉड क्या हो जाएगा, मॉड कैसे निकालेंगे, मॉड जैसे कि मैंने आपको डेटा दे दिया 3 2 2
5 2 7 7 8 9 3 3 3। मुझे निकाल के बताओ कि मॉड क्या होगा इसका। ये दिए गए डेटा का मॉड क्या होगा, निकालो मॉड। मॉड निकालो। मॉड मॉड वो होता है जो नंबर, मतलब बहुलक, मॉड को कहते हैं बहुलक। जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, जो नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, दैट इज इक्वल टू मॉड कहलाता है। यानी कि मैं देख रहा हूं कि 3 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया, यानी कि इस डेटा का मॉड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसकी मुझे माध्यिका निकालना है, यानी कि आप मुझे इसकी माध्यिका निकाल के बताओ, तो यहीं से ही माध्यिका भी क्लियर कर लेंगे हम लोग कि मीडियन कैसे निकालेंगे। तो ये कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n बराबर कितना है, 12 है। अगर n बराबर 12 है तो दिमाग में कुछ भी मत रखो, इसका आधा कर दो, छठवां पद और सातवां पद को जोड़ के बटे 2 कर दो। n बराबर 12 है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां और सातवां। ऐसे करना है क्या, नहीं करना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। तो गलती ना करना, बच्चे एग्जाम में अक्सर ऐसी गलती करते हैं। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाएंगे दोस्तों। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा करना है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, पहले 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएंगे 4 बार, फिर आपका क्या आएगा 5 आएगा, फिर 7 आएंगे आपके 2 बार, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। अब यहाँ देखिए छठवां पद कौन सा है, मैंने क्या कहा था, इस n बराबर 12 आया था, इसका आधा कर दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, 3 है ना, 3 है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्या हुआ, 3 4 बार हो गए, 2 2 बार हो गए, 2 3 बार है। ओके 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 ठीक है। तो फिर क्या हो गया, कुछ नहीं करना, आपको देखना है छठवां पद क्या हो जाएगा, ये और ये बटे 2, यानी कि 3 और 3 6 बटे 2, आपका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ 3 आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो चीजें क्लियर हो गई यहाँ तक, माध्यिका निकाल लोगे। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं माध्यिका से रिलेटेड, तो आप मुझे अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, बस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने धाएं बता दी। 5 2 2 7 8 3 2 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लीजिए। आप मुझे इसकी माध्यिका निकाल के बताइए, मुझे इसका मॉड निकाल के बताइए, और मुझे मीन निकाल के बताइए। खत्म काम, तीनों चीजें निकाल के बता दो फटाफट से। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, मॉड निकालूंगा। तो सबसे मैक्सिमम टाइम कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि 2 इसका मॉड हो गया। इसको तो आप अब पिक्चर से हटा दीजिए। ठीक है, मॉड तो 2 आ गया इसका, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये कहता हूँ मीडियन कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर जब n बराबर 9 है ना, तो आपको 9 से तो 2 कटता नहीं है, तो 9 में 1 जोड़ दो, यानी कि 10 बटे 2, यानी कि 5वां पद। लेकिन पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे इनको। तो पहले अरेंज करूंगा 2 2 2 3 5 7 8 11 12, यानी कि मुझे 5वां पद निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि माध्यिका कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। माध्यिका कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। मीडियन निकाल ली 5, मोड आ गया 2। अगर मैं माध्य निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इन सबका सम कर दूंगा। तो कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 8 हो जाएगा अपने पास 22, 22 और 2 24, 24 और 5 29, 29 और 11 हो गए अपने पास कितने, 40, 40 और 12 52 बटे कितना था हमारे पास 9। तो ये हमारे पास मीन हो जाएगा 52 बटे 9। ठीक है, 52/9। एक बार सम कर लेना, सम में थोड़ा बहुत हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। $52 आ रहा है ना, 52/9 क्लियर है। चलिए, तो यहां तक आपके मैंने सारे चैप्टर कवर करवा दिए हैं। मिलेंगे अब 12:30 बजे, जहां पर हम एपीजीपी पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मेहनत आपको समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप जल्दी से इनको रिवाइज कर लें, बाकी सारी चीजें सिलेक्शन के बाद कर लेंगे, जो भी करना है। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो दिल से लाइक करिएगा। ठीक है गाइस, तो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में 12:30